एक बार फिर से आप सभी लोगों का एसएस क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि पता होगा साथियों, अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बिहार स्पेशल टीचर के लिए, जिसका एग्ज़ाम 29 जनवरी को प्रस्तावित है, उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं। ये 50 दिन का हम टारगेट बैच यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का क्लास देखने वाले हैं। इसमें लगभग 130 सवाल हम आपको बताएंगे। ये सारे 130 सवाल जो है बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 में, और जो हेड मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था, हेड टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो पूछे गए सारा सवाल यहाँ पे ज्योग्राफी का सवाल है। ये सब कुछ हम इसमें करने वाले हैं। आपको पता होगा कि अगर कि आप पीआरटी का यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं तो ज्योग्राफी से लगभग आपको 19 सवाल TRE 3 के अंतर्गत में देखने को मिले थे। अब सेम सिलेबस जो TRE का सिलेबस है, वही आपका जो स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है 29 जनवरी का, उसका भी सेम सिलेबस है। तो हम ये आशा लगा कर चलते हैं तो इस बार भी जो अगर कि आपका स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम होगा, उसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चंस जो है अच्छा खासा लगभग 20 सवाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अधिकतर सवाल जो रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम ज्योग्राफी करा रहे हैं, केवल बीपीएससी टीचर में जो सवाल पूछे गए थे उसमें जो परीक्षा में सवाल आया था उसको हम करा रहे हैं। बाकी एक और वीडियो हम ज्योग्राफी के लिए लेके आएंगे जिसमें टॉप 500 करंट अफेयर हम कराएंगे आपको। ये जो टॉप 500 करंट अफेयर रहेंगे वो टोटल ज्योग्राफी का बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं उसको हम कराएंगे। ठीक है, तो बिना देर के हुए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। और आप लोग से नम्र निवेदन है कि वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ये आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। बाकी इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, तो जाकर वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ है साथियों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल पूछा जाता है कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। ये सवाल देखिएगा TRE 3 के अंतर्गत में जो 21 जुलाई को पेपर हुआ था, इसमें ये पूछा गया था। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, ये जो भारतीय मानक समय अपनाया जाता है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट से अपनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि ये जो 82.5 डिग्री जो यहाँ पे ईस्ट देशांतर है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, आप लोग याद रखिएगा। जिसमें आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, याद रखिएगा। जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो, उसके बाद यहाँ पे ओडिशा से होकर ये गुजरती है। और फिर यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश से होकर यहाँ पे गुजरती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप पूरब में मूलतः एक भाग था। ये किसका भाग था? स्टार्टिंग में तो ये सवाल यहाँ पे बीपीएससी ने इसका उत्तर दिया था, लेकिन जब यहाँ पे फाइनल आंसर के साथियों आया था तो ये सवाल को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट है। क्या डिस्प्यूट है, मैं आपको बताते चलता हूँ। जो स्टार्टिंग में बीपीएससी ने इसका उत्तर लिया था वो गोंडवाना लैंड लिया था, और वो होना भी चाहिए गोंडवाना लैंड। लेकिन याद रखिएगा, जब यहाँ पे गोंडवाना लैंड से भारतीय उपमहाद्वीप जब टूटकर अलग हुआ था, उससे भी पहले अगर देखिएगा तो जो गोंडवाना लैंड भाग था वो पैंजिया का ही भाग था। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था पूर्व में, तो पूर्व से यहाँ से ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि गोंडवाना लैंड की बात कर रहा है या पैंजिया के बात कर रहा है। इसीलिए ये क्वेश्चन को बीपीएससी ने यहाँ पे डिलीट कर दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, नॉर्मली जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, या तो आपका ऑप्शंस में या तो या गोंडवाना लैंड रहते हैं या तो पैंजिया रहते हैं। आप दोनों में से ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, ऐसे गोंडवाना लैंड अगर के होना चाहिए, पैंजिया अगर का ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है ना कि जो यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप था, गोंडवाना लैंड से किस युग में अलग हुआ था। तो याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, ये कौन सा युग में हुआ था? तो क्रेटेशियन युग में ये यहाँ पे अलग हुआ था। तो आप लोग इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्रेटेशियस युग में यहाँ पे ये अलग हुआ था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में, जैसे ही आइएगा, ये सवाल भी TRE 3 के जो री एग्जाम्स हुए थे 1 to 5 में ये सवाल पूछा गया था। जैसे कि अभी तुरंत मैंने बताया कि जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम होता है, भारतीय मानक समय से कितना आगे होता है। तो ये जो होता है 5.5 घंटा आगे होता है, और यहाँ पे 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब इसका निर्धारण भारत में यहाँ पे इलाहाबाद के नैनी से ये तय होता है। आप लोग इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा साथियों, आपसे सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पे पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे शेयर करती है। ठीक है, तो अगर कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, भारत का जो मैप है, तो जो सबसे अधिकतम यहाँ पे अपना सीमा शेयर करता है वो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है।
आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो भी लोग बिहार में स्पेशल टीचर का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं BPSC का सिलेक्शन किट। BPSC का सिलेक्शन किट यह एक नोट्स रहते हैं जो कि आपका बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होता है उसके अनुरूप ये बनाए गए हैं। अगर कि इसमें देखिएगा तो TRE 1, TRE 2, TRE 3 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा नोट्स हम रेडी किए हुए हैं, जो कि आपका क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बनने के लिए ये मदद करते हैं। बस आपको इतना करना रहता है, ये सारा नोट्स लेकर अच्छे से इसको प्रिंट आउट निकाल कर आपको सिर्फ और सिर्फ जो सेल्फ स्टडी होता है, सेल्फ स्टडी करने होते हैं। अगर कि आप इतना कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छा सुधर जाता है और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कि आप ये BPSC का सिलेक्शन किट्स लेते हैं तो इसमें जो भी सिलेबस आपका PRT का है, जहाँ से सवाल पूछा जाता है, सब कुछ आपको एक जगह दिया जाता है। जैसे कि SCRT क्लास 6 से क्लास 10 तक का नोट्स, NCRT 6 से 10 तक का नोट्स, चैप्टर वाइज NCRT क्लास 6 से क्लास 10 तक MCQs रहेगा, जिससे आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यहाँ पे नोट्स रहेंगे, प्लस में लगभग 600 MCQs भी हम आपको इसमें देंगे। BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपका जो TRE का परीक्षा हुआ है, TRE 1, 2, 3 जो भी पेपर है, चाहे PRT हो, 6 to 8 हो, TGT हो, PGT हो, सब कुछ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर आपको दिया जाएगा। बाकी टॉप 500 जो करंट अफेयर है, जो कि आपको हम एग्ज़ाम से 15 दिन पहले देंगे, ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। अगर कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और खुद से पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो BPSC का सिलेक्शन किट आपके लिए रामबाण साबित होगा। जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका व्हाट्सअप का लिंक हम नीचे कमेंट सेक्शन में दे देंगे, तो डायरेक्ट आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। मात्र जिनको चाहिए होगा अभी 299 रुपये में इसको ले सकते हैं। कितना, तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है, तो बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर यहाँ पे अपना पूरा भूभाग यहाँ पे शेयर करता है। ये भी सवाल आपका यहाँ पे TRE 3 के अंतर्गत में पूछा गया था, ठीक है। और कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि भारत का जितने भी पड़ोसी देश है उसके साथ में यहाँ पे स्थल का जो सीमा होता है उस कितना शेयर करता है। तो याद रखिएगा, जो स्थलीय भाग का सीमा अपने पड़ोसी देशों के साथ में यहाँ पे शेयर करता है वो 15,000 किलोमीटर यहाँ पे शेयर करता है साथियों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कितना, 15,000 लगभग यहाँ पे ये जो होता है किलोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर के पूछेगा आपसे कि यहाँ पे स्थलीय सीमा जो है द्वीपों के साथ में कितना यहाँ पे शेयर करता है, तो याद रखिएगा कितना शेयर करता है, तो 7500 किलोमीटर यहाँ पे कोस्ट से मिलाकर ये बोल रहा है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका जो एग्जाम्स हुआ था TRE 3 का जो कैंसिल हुआ था उससे ये सवाल पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमांकन का निर्धारण करता है, वो कौन सा करता है। तो याद रखिएगा ये जो करता है यहाँ पे यमुना नदी करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपका TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में, और जो यहाँ पे कैंसल्ड पेपर हुए हैं वो बाकी जो हेडमास्टर का एग्जाम्स हुए हैं, हेड टीचर का एग्जाम्स हुए हैं, उसमें जनरल पेपर से जो सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं ये सब कुछ का यहाँ पे हम आपको संकलन करा रहे हैं। तो वीडियोस को आप लोग अच्छे से यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि चुम्बा घाटी जो है कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, जो यहाँ पे चुम्बा घाटी जो स्थित है यहाँ पे सिक्किम और तिब्बत के मध्य में स्थित है। ये जो चुम्बा घाटी है ना, जो सिक्किम का एक दर्रा है, आपसे कभी पूछता है जेलेपला दर्रा है, पढ़े होंगे, तो जेलेपला दर्रा से लेकर यहाँ पे जो तिब्बत की राजधानी है कौन सा, लहासा, ठीक है। तो लहासा जाने के लिए यहाँ पे जो रास्ता प्रोवाइड करता है वो जो प्रोवाइड करता है यहाँ पे चुम्बी घाटी होकर लोग जाते हैं, ये रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है, इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो जाकर आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है। इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा तो कभी भी नहीं आप लोग भूलिएगा। मैं जब यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था तो याद किया था यही ट्रिक कि 8 मामी यहाँ पे लिख दीजिए, 8 मामी को 9 मील पर
10 अनी मिला। क्या मिला? 10 जो है अनी मिला। ये आप लोग ये जो ट्रिक है आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। 8 डिग्री जो चैनल होता है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को जोड़ता है। 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को जोड़ता है। और जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो जो 8 डिग्री चैनल का यहाँ पे बात कर रहा है कि 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ेगा, तो यहाँ पे भारत का जो होता है यहाँ पे मालदीव, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, ये भी कैंसल्ड पेपर से सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। तो अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर में कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ में अपना यहाँ पे सीमा को शेयर करते हैं। तो जो नेपाल के साथ में लगने वाले भारतीय स्टेट हैं, याद रखिएगा कौन कौन से हैं। पहला तो हो जाता है एक बिहार हो जाता है। बिहार के बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल ये हो जाता है। वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पे जो सिक्किम है, सिक्किम भी इसका यहाँ पे उसका सीमा इससे टच होता है। तो ये जो है ये राज्य जो है यहाँ पे उसके साथ में लगते हैं। अगर ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो ये राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। ये सवाल देखिए हेडमास्टर के एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया था, और ये इतनी बार ये सवाल पूछा गया है अनेक विभिन्न एग्जामों में ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो याद रखिएगा जहाँ पे आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी। ठीक है, तो नीलगिरी पर यहाँ पर जाके ये सब कुछ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। ये भी सवाल बहुत बार यहाँ पे पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, वही अगर आपसे कभी कहीं पूछ देगा कि जो ईस्ट साइड का है सबसे ऊंची चोटी कौन है, सबसे यानी कि जो भारत का सबसे पूर्वी साइड है उसकी सबसे ऊँची चोटी कौन है, तो याद रखिएगा वो है महेंद्रगिरी। कौन सा? महेंद्रगिरी। आप लोग याद रखिएगा। वही अगर आपसे पूछ देगा कि वेस्ट साइड का सबसे ऊँची चोटी कौन है, तो याद रखिएगा कौन सा है? अनाईमुडी सबसे वहाँ पे इसका ऊंची चोटी है। ये सारा चीज़ जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा वाला आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला लोगों का सवाल है। ठीक है, ये भी सवाल TRA 3 के अंतर्गत में आप लोग से पूछा गया था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछ रहा है सवाल कि भारत की सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी कौन सा है। तो भारत की जो सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी है वो K2 है। इसको गॉडविन आइंस्टीन भी बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो हाइट है, ये हाइट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 8611 मीटर जो है इसका हाइट है। ठीक है, अगर के वही पूछ दे कि भारतीय भूमि पर स्थित हिमालय का कौन सा भाग है जो सबसे ऊंची है, तो वहां पर जो आंसर होगा, जो मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कंचनजंगा उसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय भूमि पर स्थित है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो इसको यहाँ पे राइट उत्तर ये हो जाएगा। कंचनजंगा याद रखिएगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा साथियों, आप लोग से 11 नंबर के क्वेश्चन से बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया, पूछ रहा है कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है। अभी तुरंत मैंने बताया जो भारत के सबसे यहाँ पे पूर्वी घाट पे है वो जो महेंद्रगिरी है, वही अगर पश्चिमी घाट पे आइएगा तो अनाईमुडी है। ये देखिएगा TRA 3 के अंतर्गत में 11-12 में जो यहाँ पे एग्जाम्स हुआ था आपका 22 तारीख को, उससे सवाल ये पूछा गया था उसमें। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है अगला सवाल में जैसे ही आइएगा पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है। अगर के मेरे द्वारा जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं SCERT का चाहे NCERT का, उसमें अगर के देखिएगा तो हिमालय के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैंने वहाँ पे लिख रखे हैं। और बहुत बेहतरीन तरीका से लिखने के मतलब मैं यहाँ पे लिख रखे हैं कि जो सबसे पहले यहाँ पे आता है पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, फिर लद्दाख और फिर जो आता है यहाँ पे काराकोरम। तो इसका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल में साथियों जैसे ही आइएगा देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन से, सॉरी तीसरा कह रहे हैं 13वां नंबर सवाल है। 13वां नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि मलाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत का किस पठार से है। मलाड से आपका नाम से ही थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा ये जो भाग है ये कर्नाटक का भाग है, आप लोग याद रखिएगा। जो मलाड है ना, ये
जो है करनाड शब्द से निकल कर बना है। और करनाड मतलब एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है काली मिट्टी की भूमि। कभी कभी ये भी सवाल पूछ देगा आपका कि करनाड मतलब क्या होता है, तो करनाड मतलब जो होता है काली मिट्टी की भूमि होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, काली मिट्टी की भूमि कहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे कि कर्नाटक में, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन सीरीज का आता है कि मगध एवं अंग का मैदान किससे संबंधित है, किसके मतलब हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये जो है ना मगध और अंग, ये जो गंगा का मैदान के मध्य गंगा का जो मैदान है ये इससे संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। महाजनपद में कुल कितने जनपद है, तो 16 महाजनपद है, आप लोग याद रखिएगा, जिसमें यहाँ पे मगध और अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये जो दक्षिणापथ का नामक हिस्सा है, ये जो फैला हुआ है वो विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक और कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक यहाँ पे फैला हुआ है। तो इसीलिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सवाल आपका SCERT से सवाल पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा, जाकर खोलकर पढ़ लीजिएगा। ये सवाल आपको यहाँ पे पेपर 2 के अंतर्गत में, जो 2023 में एग्जाम्स हुआ था शायद TRA 2 के अंतर्गत में, ये सवाल पूछा गया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में साथियों जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है सवाल, क्या पूछ रहा है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सतलज और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सतलज और एक काली नदी, ये दोनों के बीच में जो यहाँ पे हिमालय का भाग आता है ना, वो कुमायूं हिमालय आता है। आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यहाँ पे कौन सा कुमायूं हिमालय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। 17 नंबर क्या पूछ रहा है कि बाल्टोरो हिमनद कहाँ पे अवस्थित है। तो ये जो बाल्टोरो हिमनद स्थित है ना, जो भारतीय यहाँ पे पीओके है, पीओके का जो बलूचिस्तान का क्षेत्र आता है उसके काराकोरम पर्वत में यहाँ पे स्थित है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये भी TRA 3 के अंतर्गत में जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें ये सवाल साथियों पूछा गया था आपसे, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे देखिएगा TRA 3 के अंतर्गत में ये भी पूछा गया था कि नोकरेक चोटी कहां पे स्थित है। तो साथियों जो नोकरेक चोटी यहां पे स्थित है, याद रखिएगा मेघालय में स्थित है। खास करके अगर कि मेघालय के बात आता है तो मैं आपको कुछ यहां पे बताना चाहूंगा। मेघालय में जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, कौन कौन, गारो, खासी और जयंतिया, याद रखिएगा, ये सब भूलिएगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गारो पर्वत है, गारो पर्वत का सबसे जो ऊंची चोटी है वो नोकरेक चोटी है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, सवाल यहाँ से पूछा जाता है। और मेघालय का ही जो यहाँ पे माउंसीराम है, जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। 19 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या सवाल आपसे पूछ रहा है 19 नंबर में कि पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पे कैंसिल्ड पेपर में दिया था, आपको पूछ रहा है कि कैंसिल यानी कि जो यहाँ पे है कि घटते क्रम में उसको लिखना है। तो घटने क्रम लिखने से पहले आपको सारा चीज़ का यहाँ पे ऊंचाई पता होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे माउंट एवरेस्ट दे रहा है, तो माउंट एवरेस्ट का जो यहाँ पे ऊंचाई है 8,848 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया क्या दिया गया, धौलागिरी, धौलागिरी का याद रखिएगा यहाँ पे 8172 मीटर है। फिर आता है कंचनजंगा, तो कंचनजंगा का जो यहाँ पे आपका ऊंचाई होता है वो 8500 कितना होता है, 98 होता है। तो ये याद रखिएगा। और फिर से यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है, पहले लिखा गया है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का कितना बताएं, 8,848 बताया। फिर आता है कंचनजंगा, कंचनजंगा कितना बताएं, 8,598, तो यहाँ पे 8,598 ही हो जाएगा। फिर आता है धौलागिरी, धौलागिरी कितना 8172 यहाँ पे होता है। तो घटते क्रम के रूप में यहाँ पे तो देखिएगा, तो ये यहाँ पे एक तो ये घटते क्रम पे यहाँ पे ये होगा, लेकिन अगला हम भी चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, धौलागिरी, धौलागिरी कितना बताएं 8172 हम बताएं, ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा का कितना है यहाँ पे, तो देखिएगा तो 8598 यहाँ पे कंचनजंगा है, कितना 8598। फिर आता है यहाँ पे नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत का जो यहाँ पे ऊंचाई है साथियों याद रखिएगा 8126 है, कितना 8126 है इसका। तो जो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि ये घटते क्रम में यहाँ पे पूछ रहा था, तो घटते क्रम में यही हमारा होगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा
यहाँ पे पूछ रहा है आपसे 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में बोल रहा है, तो जो केंद्रीय उच्च भूमि है ना साथियों, ये याद रखिए अरावली श्रेणी से यहाँ पे घिरा हुआ क्षेत्र है। कौन से? अरावली से, ठीक है। और साथ ही साथ अरावली से घिरा हुआ क्षेत्र है और ये मालवा का पठार और दक्कन पठार से घिरा हुआ भी क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का देखिए मैं, ये दोनों होगा इसका, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है साथियों। इसका अगला क्वेश्चन है जिसका 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। ये जो सवाल है यहाँ पे बीपीएससी का जो हेडमास्टर का परीक्षा हुआ उसमें पूछा गया। तो ऑप्शन ए है गोदावरी और मानस। तो पहला ही ऑप्शन से यहाँ पे ये गलत दिया गया है। आपको पता होगा जो ये मानस नदी है साथियों, मानस जो नदी है ना, ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ठीक है, न कि आपका गोदावरी का यहाँ पे सहायक नदी है। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। मानस किसका सहायक नदी है? वो ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है, ठीक है। और कभी कभी आपसे पूछ देता है कि गोदावरी के कुछ सहायक नदियों के नाम बताएं, तो आप लोग को याद रखिएगा गोदावरी के कुछ यहाँ पे सहायक नदियों का नाम, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ना इंद्रावती नदी, ठीक है। इंद्रावती नदी जो है यहाँ पे इसका गोदावरी की सहायक नदी है। साथ ही साथ एक और यहाँ पे आता है मंजरा नदी। तो आप लोग ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों जो नदी है गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा में एक और नदी आता है, इसका सहायक नदी है, जो कि यहाँ पे तीस्ता भी इसका सहायक नदी है। आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और ऑप्शन अगर के सी में देखिएगा, आपसे पूछ रहा है यमुना और चंबल। तो ये जो यमुना नदी का जो सहायक नदी है वो चंबल नदी है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो पूछ रहा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, आपसे अगला नंबर क्या सवाल पूछ रहा है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। ये आपका यहाँ पे TRA 3 में 6 to 8 में ये सवाल पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है वो आपका काली महाकाली नदी बनाती है। इसको ही महाकाली नदी भी बोलते हैं, इसको ही काली नदी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो निर्धारण साथियों हुआ था काली महाकाली नदी का, याद रखिएगा 1816 ईस्वी में अंग्रेज करके गए थे। कौन सा संधि के थ्रू में? तो सुगौली की संधि के थ्रू में ये यहाँ पे निर्धारण हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सवाल भी यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, आपसे पूछ रहा है कि किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में यहाँ पे विकसित करने की योजना बनाई है। तो जो यहाँ पे टी पार्क का विकसित करने का योजना बनाई है ना, वो नदी है हुगली नदी, याद रखिएगा। और साथ ही सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो भी यहाँ पे हुगली नदी के किनारे ही यहाँ पे स्थित है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन्स रहते हैं, एक होता है हुगली नदी और दूसरा होता है यहाँ पे हुबली नदी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं। तो ये जो हुगली नदी है ये वेस्ट बंगाल में है और जो हुबली नदी है ये आपका कर्नाटका में है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक। अगला सवाल यहाँ पे जैसे ही आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन है सुरु नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी। तो जो कारगिल साथियों स्थित है ना, ये आपका TRA 3 के एग्जाम में पूछा गया था। ये जो कारगिल स्थित है ये सुरु नदी के तट पर यहाँ पे स्थित है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो यहाँ पे झेलम नदी के तट पे कौन सा यहाँ पे शहर स्थित है। तो आप लोग जरूर बताइए कि झेलम नदी के तट पे कौन सा स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगर देखिएगा सिंधु नदी पर जो भी हमारा एंशिएंट भारत जब पढ़िएगा वहाँ पे, तो जो भी सिंधु नदी के तट पर था, हड़प्पा था, कालीबंगन वगैरह सब था। जो हड़प्पा का जो मतलब सिंधु सभ्यता था, यहाँ पे ही ये विकसित हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा, दूसरा क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कोसी नदी के बारे में। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितना है। तो जो उसके मध्य में समुद्र ऊंचाई है, जैसे कि देख सकते हैं TRA 2 में ये सवाल पूछा गया था और बहुत ही बेहतर सवाल था कि आम लोग यहाँ पे इसको बना नहीं सकते थे, ठीक है। तो जो यहाँ पे कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल की जो औसत ऊंचाई है वो 30 मीटर है, आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा। साथियों ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो ये समुद्र तल की ऊंचाई है वो कहाँ से इसका निर्धारण किया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है निर्धारण किया जाता है चेन्नई के तट से, यहाँ पे किया जाता है। कहाँ से? चेन्नई के तट से किया जाता है, आपको ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जल प्रपात व नदी के निम्नलिखित जोड़े में से
कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है, यानी कि पूछ रहा है कौन सा यहाँ पे सही सुमिलित नहीं है। जोग शरावती, जोग जो यहाँ पे है ये शरावती नदी पर स्थित है, तो ये तो यहाँ पे सुमेलित है, सही है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछ रहा है कपिल धारा कावेरी, ठीक है। तो ये जो कपिल धारा साथियों ये जो स्थित है ये आपका यहाँ पे नर्मदा नदी पर स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो धुआंधार और गोदावरी नदी पर दिया है ये भी गलत दिया गया है। ये भी जो धुआंधार परियोजना है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो ये जोग और शरावती नदी पे है ना, ये जो स्थित है ये कर्नाटक में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तो भर भर के यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक यहाँ पे जोग ये है ना, जो शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, सवाल हो सकता है पूछ दे। महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो भी यहाँ पे शरावती नदी पर स्थित है, महात्मा गांधी जलप्रपात। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूं, तो ये सब चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि लीखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो लीखापानी साथियों यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सवाल आपका यहाँ पे 2023 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। साथ ही साथ जो लीखापानी है ना, लीखापानी एक दर्रा भी है, आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे स्थित है? वो भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश के एक दर्रा का नाम पूछता है सिपकिल्ला दारा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। सिपकिल्ला दारा कहाँ पे है? तो यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में। इसको याद रखने का ट्रिक है कि जो छिपकिली होते हैं वो तो ज़मीन पर पाए जाते हैं, लेकिन जो सिपकिली होते हैं वो यहाँ पे हिम में पाए जाते हैं। तो इस तरीक़े से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो सिपकिली होते हैं कहाँ पे होते हैं? हिम में होते हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सिक्किम का भी एक दर्रा का आप लोग नाम याद रखिएगा, जो जेलेपला दर्रा होता है, जेलेपला दर्रा सवाल आपसे पूछा जाता है, वो सिक्किम में पाया मतलब है सिक्किम में, वहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्रा से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा से ये सब जो भी नदी देखिएगा, मानस नदी हो गया, बेलसिरी नदी हो गया, सुबनसिरी नदी हो गया, ये सब ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी हैं और सब चीज़ यहाँ पे आके ये उत्तर दिशा में ही मिलती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये जो भी मैं बताया, ये जो भी नदी है ये सब ब्रह्मपुत्रा का ही यहाँ पे क्या है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 29 नंबर की क्वेश्चन है। 29 नंबर की क्वेश्चन पर जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पे स्थित है। आपको भी साथियों पता होगा, जो यहाँ पे अमरकंटक है, अमरकंटक से यहाँ पे 3 नदी निकलती है, ठीक है। अमरकंटक का मानस याद रखिएगा, ट्रिक है अमरकंटक का मानस, ठीक है। तो मानस से आप लोग याद रखिएगा, जो ये माही नदी यहाँ पे ये निकलता है, ये भी आपका अमरकंटक से निकलता है। न से जो है नर्मदा नदी भी आपका यहाँ पे इसी से निकलता है, और स से जो होता है यहाँ पे सोन नदी, सोन नदी भी आपका यहाँ पे कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से ही निकलता है। और जो अमरकंटक है ये मैकालय श्रेणी, पर्वत श्रेणी का भाग है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा 30 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो जो असम घाटी के अंतर्गत में ब्रह्मपुत्रा नदी की जो लंबाई है वो यहाँ पे कितना है? 750 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर सिस्टम से भी अच्छा खासा सवाल यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल भी आपका यहाँ पे TRA 3 के अंतर्गत में पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका यहाँ पे राइट उत्तर होगा आपका, ठीक है। अगला सवाल जैसे ही आइएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना द्वाब की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। ये बहुत ही हार्ड लेवल के आपका सवाल है। ये सवाल ना आपका NCERT बुक्स में यहाँ पे दिया गया है, तो जब से अगर आप NCERT सही ढंग से अध्ययन नहीं करते हैं तो आप इस सवाल को नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे स्थित है ना, याद रखिएगा, उसका जो ऊंचाई है 20 से लेकर 50 मीटर का यहाँ पे ऊंचाई है। तो अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है, किस तरीका का ये अपवाह तंत्र है। तो याद रखिएगा, जो चंबल नदी का जो अपवाह तंत्र है ना, वो अध्यारोपित अपवाह तंत्र है। कैसा है? अध्यारोपित, ठीक है। और अध्यारोपित तंत्र का ही मतलब
इसी प्रकार का सोन नदी का भी यहाँ पे अपवाद तंत्र है। तो याद रखिएगा दोनों चीज, सोन नदी प्लस में चंबल नदी, दोनों का जो अपवाद तंत्र है वो किस तरीका का है, तो अध्यारोपित प्रवाह तंत्र है। अध्यारोपित प्रवाह तंत्र वैसा तंत्र होता है साथियों जो ढलान को फॉलो नहीं करता है। आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो नदी होती है जिस तरीका से ढलान होती है उसी तरीका से यह पानी बहते हैं, लेकिन जो अध्यारोपित प्रवाह होते हैं वो आपको इसको खास करके फॉलो नहीं करते हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल आता है 33 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे 33 नंबर में साथियों जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच में स्थित है। तो ये याद रखिएगा जो कृष्णा गोदावरी विवाद है ना, यहाँ पे बहुत सारा विवाद हम आपको बता देते हैं, सवाल हमेशा पूछा जाता है कृष्णा गोदावरी विवाद। तो जो ये विवाद यहाँ पे स्थित है ये स्थित है कर्नाटक, यहाँ पे कर्नाटक और प्लस में यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बीच में यहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर के आइएगा एक सवाल पूछता है कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद यहाँ पे किस किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे जो स्थित है वो कर्नाटक के बीच में, प्लस में केरल के बीच में और प्लस में यहाँ पे तमिलनाडु के बीच में भी ये जल विवाद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक आता है हम लोग का जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो यूपी प्लस में बिहार, ठीक है। यहाँ पर भी एक जल विवाद है जिसका नाम है कर्मनासा विवाद। आप लोग याद रखिएगा कर्मनासा एक नदी है और हमेशा से ही यहाँ पे बिहार में और उत्तर प्रदेश में इसका विवाद बना रहता है। तो ये सारा चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। अब सबसे पहली बात आती है कि आखिर में दक्षिण गंगा क्या चीज़ है ये, ठीक है। जैसे कि पता होगा साथियों जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है और ये जो पड़ता है उत्तरी भारत में पड़ता है। तो उसी तरीका से आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो याद रखिएगा ये जो है गोदावरी नदी है, इसीलिए इसको यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको इसको अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा, सवाल बहुत बार यहाँ से पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है। तो ये जो उथली झील होता है ना, याद रखिएगा ये खारे झील होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर होगा, ठीक है। उथली झील को ही पलाया झील के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है। तो जो 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ पे वर्षा होती है वो है लद्दाख का क्षेत्र, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है वो याद रखिएगा कहाँ पे है, मौसिन राम में है। मौसिन राम जो कि यहाँ पे मेघालय में पड़ता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है। और मेघालय के सबसे बात है वहाँ पे 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो वो भी कहीं पूछ लेता है कि मौसिन राम जो है वो किस पहाड़ी का हिस्सा है। तो वो जो हिस्सा है वो खासी पहाड़ी का हिस्सा है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का क्या कारण है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो तमिलनाडु का तट है, यानी कि जो तमिलनाडु में लोग रहते हैं, अगर के भारत के रेस्ट भारत में, जैसे उत्तरी भारत में खास करके यहाँ पे अगर के आपका यहाँ पे टेम्परेचर समझिए कि 10 डिग्री या 5 डिग्री है, तो वहाँ उस समय भी आपका टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री में रहता है। वहाँ पे ठंडी पड़ता ही नहीं है तमिलनाडु में, ठीक है। और वहाँ पे जो ठंडी के समय में जो बारिश भी होता है ना, वो यहाँ पे जो होता है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण में होता है। जैसे कि अगर ऑप्शन में देखिएगा तो यहीं कहीं पर भी नहीं दिया है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो उत्तर होगा आपका यहाँ पे कौन सा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग याद रखिएगा कौन सा मौसम में होता है बारिश, तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। यहाँ पे लिख देता है उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। आप ये इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन जैसे में आइएगा यहाँ पे कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। तो यानी कि हैदराबाद में जो यहाँ पे मानसून वापसी करती है इसका क्या समय है, तो इसका याद रखिएगा आप लोग, डायरेक्ट याद रख लीजिए 15 अक्टूबर है। ये आपका यहाँ पे पूछा गया था 2023 के जो भी टीआरई का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका टितवार्थ से है कि टितवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, ठीक है। तो जो भारत की जलवायु है ना वो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। जो टिटवार्थ है ना, पूरे विश्व के जलवायु को 6 भागों में बांटा जाता है, और यहाँ पे जो उपोष्ण टाइप की जो जलवायु है, एम टाइप की जलवायु, इनके द्वारा ये बताया गया है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा, आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है अगर कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। यह 2 से अधिक राज्यों में विस्तृत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जाता है, बिहार में भी जाता है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, जीटी ट्रिटवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु कहाँ पे पाया जाता है। अभी तुरंत मैंने बताया, जो यहाँ पे जलवायु एम प्रकार के पाया जाता है वो वेस्टर्न घाट पे पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल आता है 44 नंबर क्वेश्चन कि भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। अभी तुरंत मैंने बताया, जो यहाँ पे शीतकाल में यहाँ पे जो वर्षा होता है वो कहाँ पे होता है, वो खास करके यहाँ पे दक्षिणी भारत के तमिलनाडु के तट पे होता है, और जो तमिलनाडु का तट आता है वो कोरोमंडल के तट पे आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक का समर्थक कौन था। तो ये जो तापीय विचारधारा के जो समर्थक थे ना, वो एडमंड हेली जी थे, आप लोग याद रखिएगा। और ये जो यहाँ पे इसके सपोर्ट में ये विचारधारा लागू किया गया था, कब यहाँ पे हुआ था, 1886 ईस्वी में हुआ था। आपको इसको भी याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर के देखिएगा तो ये TRA 3 के अंतर्गत में ही यहाँ पे ये सवाल पूछा गया था। क्या सवाल था कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे देखिए गंगा डेल्टा के बारे में बोल रहा है। गंगा और जो ब्रह्मपुत्रा नदी, 2 नदियों के संगम पे ये डेल्टा बना हुआ है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा। ये जो है ना विश्व की सबसे बड़ा यहाँ पे डेल्टा है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। खास करके सुंदरबन के डेल्टा में देखिएगा ना कि सुंदरी वृक्ष जो होती है, सुंदरी वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे सुंदरवन रखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, इसको ही मैंग्रोव वन भी बोला जाता है, मैंग्रोव वन। ठीक है, तो ये सारा चीज़ नाम है इसी का, आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, ये सवाल 2024 में पूछा गया था, और के वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार में देखिएगा कि जो सागवान का लकड़ी होता है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और सागवान की लकड़ी बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है, जल्दी ये खराब नहीं होता है, इसीलिए जो भी महंगे फर्नीचर होते हैं ना, इसी सागवान के लकड़ी से यहाँ बनाए जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो मैं आपको सीरीज करा रहा हूँ, इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो यहाँ तक देखते आ गए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब से लास्ट तक नहीं देखिएगा ना, आपके पास आइडिया ही नहीं लगेगा कि आखिर में यहाँ पे TRA में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर कि आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से यार लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन जैसे आइएगा, आपसे सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वो खास करके यहाँ पे जो पश्चिमी भाग है ना, वहाँ पे पाए जाते हैं। और पश्चिमी भाग में देखिएगा तो उसमें कर्नाटक भी आते हैं, केरला भी आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये भी 2023 के अंतर्गत में TRA में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब 47 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पूछ रहे हैं इसमें से कि भारत में 1952 ईस्वी की राष्ट्रीय वन नीति के उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। 1952 का जो साथियों यहाँ पे जो राष्ट्रीय वन नीति था, ये स्वतंत्र भारत का पहला यहाँ पे वन नीति था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला वन नीति। ठीक है, इसके अनुसार बताया गया है किसी भी देश के लिए
जो उसका जितना भी क्षेत्र होता है ना, उसके 33% क्षेत्र पर यहाँ पे वन होना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो वहाँ का जो पर्यावरण है वो खराब हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है। मैंग्रोव मतलब ये तुरंत हम बताएं, जो यहाँ पे डेल्टा का जो क्षेत्र है वो उसी को यहाँ पे मैंग्रोव वन भी बोला जाता है। तो वहाँ पे देखिएगा ना, घने लंबे वृक्ष होते हैं, पौधे की जड़ें पानी के अंदर एकदम डूबी होती है और वहाँ पे दलदली हमेशा रहती है। तो ये वही डेल्टा के बारे में बात हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये देखिएगा TRA 3 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया है, कैंसल्ड पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये भी TRA 3 री एग्जाम के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया है। सवाल आपसे क्या पूछा गया था कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है, गेजर, क्रेटर, धुआंरे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अंतिम प्रक्रिया होती है ना, वो होता है यहाँ पे धुआंरे। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद एक और भी सवाल पूछा जाता है कि जो अलास्का है, अलास्का है कटमई पर्वत। ठीक है, कटमई पर्वत यहाँ पे लिख देता है। जो कटमई पर्वत है ना, इसको हजारों धुआंरों की घाटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हजारों धुआंरों की घाटी, क्योंकि यहाँ का जो यहाँ पे ज्वालामुखी है उसमें से हमेशा अभी भी कुछ न कुछ निकलते रहता है, इसीलिए इसको यहाँ पे बोला जाता है हजारों धुआंरों की घाटी। याद रखिएगा। ठीक है, किसको? कटमई पर्वत को। कटमई पर्वत कहाँ पे है? तो अलास्का में स्थित है। आपको इसको भी याद होना चाहिए, भूलिएगा नहीं। अलास्का कहाँ पे है? USA में है, अमेरिका में है, आपको भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, 50वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछ रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है? चराई करना, वन रोपण करना, वन उन्मूलन करना। तो सबसे बेहतरीन तरीका है बाढ़ को रोकने के लिए कि अत्यधिक संख्या में वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाए, रिफॉरेस्टेशन किया जाए। ठीक है, अगर के वन लगाते हैं तो वहाँ के जो मिट्टी होगी, मिट्टी की कटाव कम होती है, जिससे बाढ़ को रोकने में सहायता मिलती है। तो ये सवाल आपका यहाँ पे री एग्जाम में TRA 3 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन साथियों देखिए, आपका सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। बिल्कुल सही, ये यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे ही होती है। और धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर का स्थान अधिकेंद्र कहलाता है। बिल्कुल, उसको ईपी सेंटर बोलते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ये राइट है। और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। अब देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। प्राचीन काल में क्या होता था साथियों, अभी तो जितना भी यहाँ पे स्केल रिएक्टर पैमाना हो गया और क्या क्या हो गया, यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, इसलिए यहाँ पे आप लोग जान पा रहे हैं कि कब यहाँ पे भूकंप आने वाला था वो है। ठीक है, लेकिन पहले के समय में जब ये सब मशीनें नहीं होती थी तो लोग यही जो जानवर का, उन लोग का जो बिहेवियर होता था ना, वो चेंज हो जाता था, उससे लोग अंदाजा लगा लेते थे कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। कभी कभी अगर बिल से चींटी एकदम एक के बार में बहुत तेजी संख्या में बाहर निकलने लगे तो समझ जाइए कि थोड़ी देर में भूकंप आने वाला है। ये बहुत ही बेहतरीन साइन आता है भूकंप का। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन है? अभी तुरंत मैंने बताया ये वन रोपण है। ऑप्शंस भी यहाँ पे देखिएगा, तो आपका पूछा गया था TRA में सवाल। अब देखिए ये सवाल जो 53 नंबर सवाल है, देखिए भाषा चेंज करके ये दो बार सवाल पूछा गया है। एक तो ये TRA 3 में पूछा गया है और एक बार ये सवाल यहाँ पे TRA 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है कि मृदा का पलवार करना किससे संबंधित है? पलवार करके इंग्लिश देखिएगा तो वो होता है मल्चिंग। क्या होता है? मल्चिंग, MULCHING, मल्चिंग होता है। मल्चिंग क्या होता है कि भूमि का जो होता है ना, नमी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर के आप गांव देहात क्षेत्र से होंगे तो जो मिर्च का खेती करते हैं लोग, मिर्च के खेती से पहले उसका बिहन करता है लोग। तो बिहन में क्या होता है कि जो मिर्च का बीज होता है ना, उसको वहाँ पे बोकर और ऊपर से यहाँ पे उसको ढक देता है। जो ये ढकता है ना, उसी को मल्चिंग बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा। तो यानी कि जो राइट उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मृदा की नमी को बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको मल्चिंग बोला जाता है उसको। ठीक है, अगला सवाल 54 नंबर क्वेश्चन से देखिए। 54 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं
तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। ये सवाल डिट्टू सेम अगर के आप 10th क्लास का एनसीईआरटी पढ़े होंगे ना, तो आप इसको देख लीजिए, सेम टू सेम ऐसा ही चीज़ वहाँ पे उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब अति क्षारीयता होती है तो इसको क्या क्या मिलाया जाता है, उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ साथियों आप लोग याद रखिएगा, जब यहाँ पे मृदा में हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है तो वो जो मिट्टी होता है वो अम्लीय मिट्टी होता है। कौन सा होता है, अम्लीय मिट्टी होता है। ठीक है, वही अगर के इसमें पोटेशियम और प्लस सोडियम का यहाँ पे जब यहाँ पे अधिकता होती है तो ये जो मिट्टी होगा वो क्षारीय मिट्टी होगा। आप दोनों ये अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन में क्या आपसे यहाँ पे पूछ रहा था बीपीएससी की प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान कहाँ पे स्थित है। तो ये जो बाड़िंद का मैदान स्थित है ना, याद रखिएगा, वो यहाँ पे कोसी महानंदा और संकोच नदी के मध्य में स्थित है। अब आप में से बहुत सारे लोग को जिक्र में आता सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि संकोच नदी कहाँ पे बहती है, तो याद रखिएगा ये संकोच नदी जो है यहाँ पे असम में बहती है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल था, अगर कि आप इसको अपने सोच विचार कर भी मारते तो आप सही मार देते। क्या था सवाल यहाँ पे कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उद्योग में साथियों जो पानी का खपत किया जाता है वो मात्र जितना भी पानी भारत में खपत होता है उसका 10% ही यहाँ पे खत्म होता है उद्योग में। घरेलू यूज में जैसे हम नहाते हैं, धोते हैं, खाना पीना बनाते हैं, तो उसमें जो पानी खर्च होता है मात्र 5% पानी खर्च होते हैं। बाकी जो 85% साथियों यहाँ पे पानी का जो खर्च होता है वो जो हम यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, जो सिंचाई करते हैं, उसमें यहाँ पे पानी खर्च होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 57 नंबर क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से बताइए कॉमेंट सेक्शन में। क्या है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है। तो याद रखिएगा जो भारत की सबसे लंबी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। इसका टोटल लंबाई कितना है, तो इसका जो टोटल लंबाई है 650 किलोमीटर इसका लंबाई है। ठीक है, इससे जो यहाँ पे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, याद रखिए कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है, वो है पंजाब। ठीक है, पंजाब प्लस में हरियाणा भी इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होता है। उसके बाद जो अगला राज्य है वो है यहाँ पे राजस्थान। तो ये जो है ना इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पे बने रहिए वीडियोज़ में, लास्ट तक जरूर देखिएगा। 58 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। अब यहाँ पे इस सवाल में जब आया था ना साथियों, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था कि क्या इसका उत्तर होगा, लेकिन फाइनल में जो यहाँ पे उत्तर लिया गया था बीपीएससी के द्वारा दामोदर नदी घाटी परियोजना को लिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो यहाँ पे दामोदर नदी घाटी परियोजना है स्वतंत्र भारत की प्रथम ये बहुदेशीय परियोजना थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1948 में इसका निर्माण हुआ था। तो इसीलिए इसका याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल 59 नंबर सवाल है, आपसे पूछ रहा क्या कि 1954 में किन दो देशों के बीच में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था। कब, 1954 ईस्वी में। अब ये कौन कौन सा देश है, तो भारत है, इंडिया है, प्लस में यहाँ पे नेपाल है। आप लोग याद रखिएगा। तो भारत और नेपाल यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन आता है। 60 नंबर में सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। ठीक है, महानदी पर साथियों यहाँ पे जो है हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध भी यहाँ पे महानदी पर स्थित है। साथ ही साथ जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है दुधवा बांध, दुधवा बांध भी आपका यहाँ पे स्थित है महानदी पर ही। और ये दोनों जो है उड़ीसा में यहाँ पे स्थित है, आपका ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखिएगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब एक यहाँ पे दिया रहा है घुमरा पदर बांध, ये बांध कहाँ पे है, तो ये जो बांध स्थित है वो छत्तीसगढ़ में बांध स्थित है। आपको ये भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है साथियों, ये जो हम आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो जाके वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 61 नंबर सवाल देखिए। 61 नंबर सवाल पूछ रहा है कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पे स्थित है। जो एक कैगा स्थित है ना, ये कर्नाटक में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, ये आपका हेडमास्टर
हेडमास्टर के परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 62 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है कि भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम में पाए जाते हैं, जो यानी कि कोयला जो है वो किस क्रम में पाए जाते हैं। तो ये जो कोयला निक्षेप पाए जाते हैं ना, ये गोंडवाना क्रम के पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, गोंडवाना युग का ये कोयला है। ठीक है, ये भी आपका हेडमास्टर के एग्जाम्स में ये सवाल पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे 63 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद कौन सा हम आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराएंगे, जैसे कि आप अभी जो ये सीरीज चल रहा है टीआरई का, जो भी पीवाईक्यू सीरीज है, इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये तो आपका ज्योग्राफी का हो जाता है। इसके बाद कौन सा आपको सब्जेक्ट चाहिए, साइंस चाहिए या कुछ और आईएनएम वगैरह चाहिए, आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसी का वीडियोस आपका नेक्स्ट में यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे अगला सवाल नहीं, अभी 63 नंबर सवाल हम आपको बता देते हैं। 63 नंबर क्या पूछ रहा है कि घाटशिला किसके लिए फेमस है। तो याद रखिएगा, जो घाटशिला में होता है यहाँ पे तांबा होता है। घाटशिला कहाँ पे है, तो जो झारखंड के सिंहभूम जिला है ना, सिंहभूम जिला में ये पड़ता है घाटशिला। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल। अब देखिए 64 नंबर भी जब सवाल साथियों यहाँ पे TRA 3 के अंतर्गत में आया था फाइनल आंसर की, तो इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन्स थे। तो जो मैग्नीज का यहाँ पे उपयोग किया जाता है ना, पूछ रहा है कहाँ पे किया जाता है, फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में, बैटरी उद्योग में, या कहाँ पे होता है। तो ये मैग्नीज का कहीं भी उपयोग नहीं होता है। मैग्नीज का जो यूज होता है, याद रखिएगा, जब यहाँ पे स्टील बनाया जाता है, जो यहाँ पे स्टील का निर्माण होता है, स्टेनलेस स्टील, उसमें यहाँ पे मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, 65 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है आपसे कि भारत में ज्वरीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूलन परिस्थितियाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो ये जो अत्यधिक अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, ये खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, खंबात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यहाँ पे भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कौन सा सवाल, 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूरब से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित करें। यानी कि पहले आपको ईस्ट में ले जाना है, उसके बाद यहाँ पे वेस्ट में लेके जाना है, ईस्ट से लेकर यहाँ पे वेस्ट में जाना है। अब देखिए कोटा है, ये जो कोटा स्थित है ना, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में। नामरूप जो स्थित है साथियों, वो असम में स्थित है। कहाँ पे, असम में। ओबरा जो स्थित है, ओबरा वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और जो यहाँ पे परीक्षा थर्मल पावर प्लांट है, ये जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको बताना है सबसे पूर्व में कौन है। तो सबसे पूर्व में नामरूप यानी कि असम में है, तो पहले यहाँ पे दू हो जाएगा। उसके बाद इसके असम के बाद में कौन सा पड़ता है, तो फिर आता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद जो कौन सा आता है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट में आता है यानी कि सबसे जो वेस्ट में आता है, वो राजस्थान यानी कि 1 आता है। तो ये यहाँ पे होगा। तो देख लीजिए कहाँ पे है, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। तो सबसे पहले जो यहाँ पे शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था, आप लोग याद रखिएगा, ये यहाँ पे कहाँ पे किया गया था, असम में किया गया था। कहाँ पे, असम के जोरहट में जिला में, असम के जोरहट, यहाँ पे याद रखिएगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल में जैसे ही आते हैं, ये आपका देखिएगा कि टीआरई के 2023 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है। यानी कि जो यहाँ पे सुरमा घाटी पाया जाता है ना, ये सुरमा घाटी आपका असम के अंतर्गत में पाया जाता है, तो ये तो सही है। लुनेज जो क्षेत्र है यहाँ पे गुजरात में पाया जाता है, ये भी सही है। और जो केजी बेसिन है यानी कि कावेरी गोदावरी बेसिन जो स्थित है, ये भी बंगाल की खाड़ी यहाँ पे स्थित है, यानी कि जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक स्थित है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और साथ ही साथ एक और क्षेत्र कभी कभी पूछ लेता है आपका, मंगला क्षेत्र।
मंगला जो क्षेत्र है ना, ये भी पेट्रोलियम का ही क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, जो मंगला क्षेत्र स्थित है ये गुजरात में स्थित है, आप लोग भूलिएगा नहीं, कहाँ पे, गुजरात में। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चंस। 69 नंबर क्वेश्चंस में जैसे ही आइएगा साथियों, आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं। आपको भी पता होगा, राजस्थान जो सबसे पहला स्थान पर यहाँ पे उत्पादन में है वो जिप्सम का उत्पादन में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत का भारत का 80% से अधिक जो जिप्सम उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर सवाल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर साथियों इसलिए कि मैनचेस्टर जो है ना, वहाँ पे कपड़ों का उद्योग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कपड़ों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो पूछ रहा है कि तमिलनाडु का मैनचेस्टर, या इसको बोल सकते हैं दक्षिण भारत का भी मैनचेस्टर कौन सा है। तो ये जो है कोयम्बटूर है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। वही आपसे पूछ देगा कि उत्तर भारत का यहाँ पे कौन सा मैनचेस्टर बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कानपुर को, आप लोग याद रखिए, किसको, कानपुर को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं। डायरेक्ट रूप से एक अगर के पूछ ले कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो भारत का मैनचेस्टर याद रखिएगा उसको बोलते हैं अहमदाबाद को बोलते हैं। किसको, अहमदाबाद को। ये आप लोग जो भी चीज़ हम बता रहे हैं सब कुछ याद रखिएगा। साथ ही साथ कभी कभी एक बार पूछ लेता है पूर्व का बोस्टन किसको बोलते हैं, पूर्व का बोस्टन। ठीक है, तो जो पूर्व का बोस्टन साथियों बोलते हैं वो भी यहाँ पे अहमदाबाद को ही बोला जाता है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा 71 नंबर क्वेश्चंस में, तो 71 नंबर क्वेश्चंस पूछ रहा है कि भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया था। जूट उद्योग यानी कि पटसन उद्योग के बाद में बात किया जा रहा है, तो ये वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता के रिचड़ा में किया गया था, जैसे कि आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रिचड़ा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं, सुनहरा रेशा। ठीक है, तो सुनहरा रेशा किसको बोला जाता है, वो भी यहाँ पे जूट को बोला जाता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यानी कि पालघाट दर्रे के बारे में पूछ रहा है, कौन सा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है ना, ये कोचिंग जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट उत्तर होगा। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चंस में जैसे ही आइएगा, ये सवाल पूछ रहा है आपसे कि भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्थित है। तो कुछ समय पहले ही यहाँ पे देखिएगा न्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा आया हुआ था। अब यही सवाल आपका हेड टीचर के एग्जाम में पूछ लिया गया। तो ये जो केबल आधारित पुल बनाया गया है ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, J&K में। ठीक है, साथ ही साथ ये पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर के किस नदी पर बनाया गया है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का यहाँ पे जो बनाया गया है ना नदी, तो नदी शायद कौन सा नदी है, अंजी नदी, याद रखिएगा। कौन सा नदी, अंजी नदी। ठीक है, हमको याद आ गया, अभी याद नहीं आ रहा था। तो अंजी नदी है, इसकी जो लंबाई है 725 मीटर लंबाई है, आपको ये भी याद होना चाहिए, शायद यहाँ पे पूछ ले आपसे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे जो भी आपका NH नज़र आ रहा होगा, ये कोई सा भी NH जो है वहाँ से इन तीनों राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा NH जो आपका ऑप्शन में दिया गया है कहाँ से होकर गुजरता है। जो NH2 है ना, ये असम और मिजोरम में है। कहाँ पे, असम में, और यहाँ पे मिजोरम में ये NH है। ठीक है, उसके बाद NH3 देखिएगा तो ये लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। वही अगर के NH5 देखिएगा तो ये पंजाब के क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे NH4 है ये आपका अंडमान निकोबार के में ये पाया जाता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे कोई भी ऐसा राजमार्ग नहीं है जो ये तीनों राज्यों को जोड़ता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट उत्तर होता है। कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर अभी तक आप वीडियोज़ को लाइक नहीं किए तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, 75 नंबर सवाल देखिए। 75 नंबर सवाल है साथियों कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली जो अटल सेतु की कुल लंबाई कितना किलोमीटर। कुछ दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है, रही साल TRA 3 के अंतर्गत में पूछा गया है। ठीक है,
तो इसका कुल लंबाई अगर के आपको पता होगा तो 21.8 इसका यहाँ पे कुल लंबाई है, ठीक है। और साथ ही साथ जो 21.8 है ना, कभी कभी पूछ लेता है कि समुंदर के ऊपर कितना है, तो जो 16.5 किलोमीटर है ये समुंदर पर है, और बाकी जो यहाँ पे क्षेत्र है वो यहाँ पे ज़मीन पे है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे MTHL भी बोलते हैं, इस पुल को क्या बोलते हैं, MTHL अटल पुल को। क्या है इसका मतलब, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यहाँ पे इसको बोलते हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि सुरंग और जोड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सही सुमेलित नहीं है, अगर के यहाँ पे देखिएगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग जम्मू कश्मीर घाटी, बिल्कुल यहाँ पे ये सही है। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। अटल सुरंग लेह मनाली में भी सही है, लेकिन जो जोजिला सुरंग है साथियों, ये यहाँ पे नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो जोजिला सुरंग है ये कारगिल को यहाँ पे कहाँ से, श्रीनगर को जोड़ता है, ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की माप कितना होता है, तो जो ब्रॉड गेज का यहाँ पे होता है ना 1676 मीटर होता है, ठीक है। मीटर गेज का जो होता है वो 1000 मीटर होता है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1676 मीटर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का ये राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूमि जोत के आकार सबसे कम पाए जाते हैं, तो ये जो सबसे कम पाए जाते हैं वो बिहार में पाए जाते हैं, आप लोग भूलिएगा नहीं, आपका हेडमास्टर के एग्जाम्स में ये सवाल पूछे गए थे। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है। बहुत ही अब ये भी सवाल जब यहाँ पे TRA 3 के अंतर्गत में इसका जब आंसर किया आया था ना, तो इस पर भी डिबेट हुआ था लोगों का। सिंघाड़ा है, कमल है और मखाना है। साथियों ये तीनों जो चीज़ है ना, ये इसको तीनों को पानी में ही उगाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसको तालाब में उगाया जाता है, न कि यहाँ पे बहता पानी में उगाया जाता है, ठीक है। जहाँ पे पानी स्थिर हो वहाँ पे ये सारा चीज़ उगाया जाता है, न कि नदी में उगाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी मैंने इसको यहाँ पे टिक कर दिया, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अब याद रखिएगा जो ये मखाना है ना साथियों, मखाना जो है 80% भारत का उत्पादन केवल बिहार करता है। कहाँ पे, बिहार करता है। बिहार के किस क्षेत्र में होता है, आप लोग ये चीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमको, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है 80 नंबर क्वेश्चन कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलें का स्थानीय नाम क्या है, तो उसका जो स्थानीय नाम है ना उसको बोलते हैं अमन, साली और अगहनी फसल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल साथियों जो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सवाल है 81 नंबर क्वेश्चन इस सीरीज का कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं, आपको पता होगा, तो उसी का बोल रहा है कि किसका नाम है। अगर कि आप देखिएगा ना, बेवर, दहिया या पुद्दू, ये जितने भी नाम है ये सब कुछ यहाँ पे स्थानांतरित कृषि का ही नाम है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्थानांतरित नाम भारत के किस क्षेत्र में बोला जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि जो बोला जाता है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोला जाता है, यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत में यहाँ पे बोला जाता है। वही अगर के देखिएगा जो यहाँ पे ये बेवर है, एक है बेवर आता है, बेवर, और यहाँ पे दहियार, इसी को बोलते हैं बेवर एंड दहियार, ठीक है। ये जो साथियों ये स्थानांतरित कृषि का नाम है, ये नाम है आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र का। कहाँ का, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे इसको स्थानांतरित कृषि को दहियार नाम से जाना जाता है। फिर एक नाम आता है पोद्दू, तो पोद्दू जो है, पोद्दू आपका स्थानांतरित कृषि का, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का बस्तर का क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये पोद्दू बोला जाता है इस स्थानांतरित कृषि को। साथ ही साथ एक पूछा जाता है दीपा, दीपा कहाँ का यहाँ पे क्षेत्र है, तो याद रखिएगा जो दीपा क्षेत्र है साथियों वो है आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश का है। बाकी यहाँ पे जो ये पोद्दू है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो पोद्दू मैंने बताया, ये जो पोद्दू है ना, ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पे इसको बोला जाता है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा 82 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है। मैंने ऊपर में भी आपको बताया जो मल्चिंग होता है
वहाँ पे मिट्टी को नमी को बना कर रखने के लिए जो प्रक्रिया होता है उसको ढकने का, उसको मल्चिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो यहाँ पर भी ये सवाल पूछा गया था। इससे पहले जो मैंने आपको सवाल बताया उसमें हिंदी में पूछा गया था, और इसमें देखिएगा तो आपका यहाँ पे ये जो पूछा गया है वो इंग्लिश में, यानी कि मल्चिंग पूछा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। क्या यहाँ पे दिया गया है कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना मल्चिंग कहलाता है। याद रखिएगा, ये सवाल TRA 3 के अंतर्गत में पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल है 83 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। जायद का मौसम यानी कि साथियों ये जो जायद की फसल होती है ना, ये गर्मी के दिनों में होती है और उसी को यहाँ पे जायद की फसल होती है। जैसे कि इन जायद फसल को करने के लिए बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है, जैसे खरबूज हो गए, खीरा हो गए, तरबूज हो गए, ये सब जो फसल होती है ये जायद की फसल होती है। इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल 84 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है। तो मध्य प्रदेश के साथियों अप्रॉक्स यहाँ पे जो यहाँ पे 50% भूमि है ना, वही यहाँ पे कृषि योग्य है। बाकी जो भूमि है वो जंगली क्षेत्र है, वहाँ पे कृषि नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 85 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है। क्या 85 नंबर पूछ रहा है कि बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें कौन सी है। तो बूढ़ी गंडक और ये जो कोसी दोआब है ना, इस देखिएगा तो ये चावल ही प्रमुख फसल है, गेहूं भी है, मक्का भी है। इसीलिए जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ पे मिलती है। तो ये जो शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है ना, वो अरावली के क्षेत्र में मिलती है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 87 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक कौन है। तो ये दोनों के बीच में जो जल विभाजक का काम करता है ना, वो जो अरावली पर्वत श्रेणी है और जो दिल्ली रेंज का जो क्षेत्र आता है ना, वो यहाँ पे जल विभाजक का ये काम करता है। आप लोग याद रखिएगा, किसके किसके बीच, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती है। तो साथियों जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है ना, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति का एक उपनाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा प्रवाल भित्ति का क्या उपनाम है। तो इसको जो बोला जाता है यहाँ पे महासागर का वर्षा मन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महासागर का वर्षा वन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल में देखिएगा गंगा नदी के तट पर यहाँ पे प्रयागराज में ही यहाँ पे आपका महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर ये बहती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के यहाँ पे 28 जिला से होकर बहती है। साथ ही साथ जो गंगा नदी की यहाँ पे लंबाई है साथियों, याद रखिएगा, उसका जो लंबाई है 2525 किलोमीटर उसका यहाँ पे लंबाई है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला सवाल जो यहाँ पे BPSC TRA 3 के अंतर्गत में आपका सवाल पूछा गया था, जो कि कैंसल्ड हो गया था पेपर। इसमें पूछा गया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्तीय मैदान में जलोढ़कों की औसत गहराई कितना है। तो जो वहाँ पे इस क्षेत्र का जो औसत गहराई है ना, 1000 मीटर से लेकर यहाँ पे 2000 मीटर के बीच में है। अगर ऑप्शन में देखिएगा कहीं भी नहीं दिया गया, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 91 नंबर क्वेश्चन है कि नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम विश्व बिंदु के रूप में पहचान किया गया है। यानी कि जो यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु सबसे पहली बार कहाँ पे ये टकराया था, तो ये जो टकराया था मानसरोवर तिब्बत के आसपास में यहाँ पे चिन्हित किया गया है। आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, जो कि आपका हेडमास्टर के एग्जाम में साथियों ये सवाल को यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या लक्षद्वीप या मिनिकॉय द्वीप में। तो ये जो प्रवाल
भित्ति नहीं पाई जाती है, ये जो है यहाँ पे कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, ये जो कैम्बे की खाड़ी है कहाँ पे स्थित है, तो ये यहाँ पे गुजरात में स्थित है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी भी गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में यहाँ पे जैसे ही आते हैं 93 नंबर क्वेश्चंस, तो यहाँ से अब जो भी सवाल आपको मिलेगा जो कि बीपीएससी में पूछा गया है, वो विश्व भूगोल से यहाँ पे सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही पहला सवाल आते हैं इसका, यानी कि 93 नंबर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे कि खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल्स अमैतरासु का नामकरण निम्न के आधार पर किया गया है। यहाँ पर साथियों पूछ रहा है कि जो इसका नामकरण किया गया है किसका, अमैतरासु का, वो किसके नाम से यहाँ पे किया गया है। तो याद रखिएगा, जो अमैतरासु है ना, जापान के लोग इसके देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं। जापानी सूर्य देवता को ये डिनोट करता है। ठीक है, ये जो अमैतरासु है एक जापानी वर्ड है, इसका मतलब होता है कि विश्व को यहाँ पे रोशनी करने वाला सूर्य देवता, उनका नाम है ऐसा जापानीज में, जिसका अर्थ होता है अमैतरासु का। ठीक है, अगला सवाल। और साथ ही एक और भी सवाल पूछता है कि जो शिंटो धर्म होता है, शिंटो धर्म किस देश के लोग मानते हैं। जो शिंटो धर्म मानते हैं ना, ये जापान के लोग मानते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वहीं पर ये फैला है। अगला सवाल आता है 94 नंबर क्वेश्चंस की, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है। अब ये सवाल देखिए ना, थोड़ा अजीबोगरीब सवाल है। इसमें क्या ये पूछना चाह रहा है, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी ही नहीं हो पा रही है यहाँ पे। लेकिन बीपीएससी के द्वारा देखिएगा तो जो इसका उत्तर लिया गया है यहाँ पे बुध लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट होगा। किसी बच्चों को अगर इसका कुछ एक्सप्लेनेशन पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। अब याद रखिएगा, इसमें दो चीज़ होती है। पहला तो होता है कि सबसे न्यूनतम दूरी, ठीक है, कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में न्यूनतम दूरी कब होता है। फिर दूसरा आता है कि अधिकतम दूरी कब होता है। तो आप लोग दोनों यहाँ पे याद रखिएगा। जो अधिकतम दूरी साथियों जो होता है, अधिकतम दूरी को हम अपसौर के नाम से जानते हैं। किस चीज़ से नाम से जानते हैं, अपसौर के नाम से। ये भी याद रखिएगा, पूछता है कि जो सबसे ज़्यादा दूरी होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो वो अपसौर की घटना होती है। और जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है उसको उपसौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। ये जो अपसौर की घटना होती है ये कब घटना होती है, ये 4 जुलाई का घटना होती है। यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है। वही अगर के यहाँ पे 3 जनवरी को साथियों देखिएगा तो 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी होती है। आप लोग ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो किससे यहाँ पे अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन में देखिएगा कि दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से, लघु पार्थिक विकिरण तरंगों से, सूर्य से। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। कभी कभी सवाल यही पूछा जाता है कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होता है वो पृथ्वी यहाँ पे किस क्रिया के द्वारा गर्म होती है। ये ऑप्शन में दे देगा, चालन से यहाँ पे गर्म होता है, या यहाँ पे संवहन से गर्म होता है, या विकिरण से गर्म होता है। तो इस सब में याद रखिएगा, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है वो विकिरण से यहाँ पे गर्म होता है। बहुत बार यहाँ पे सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ब्रह्मांड में सल्फर क्या है। सॉरी, सल्फर मैं बोल रहा, पल्सर। पल्सर क्या है। तो साथियों ये जो पल्सर होता है ना, बहुत ही तेज़ी से घूमने वाले ये न्यूट्रॉन तारे होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। 98 नंबर में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम, यानी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक से सबसे दूर में बताना है। जो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, और फिर आता है यहाँ पे बहिर्मंडल। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, तो याद रखिएगा जो क्षोभ मंडल होता है वो ट्रोपोस्फियर होता है। ठीक है, जो समताप मंडल होता है वो स्ट्रेटोस्फियर होता है, जो मध्य मंडल होता है वो मीसोस्फियर होता है, और जो यहाँ पे ताप मंडल या आयन मंडल इसी को बोलते हैं ये आयनोस्फियर होता है, और बहिर्मंडल को यहाँ पे एक्सोस्फियर के नाम से जाना जाता है। इसको भी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 99 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। बृहद ग्रह एक आंतरिक ग्रह होता है और एक बाह्य ग्रह होता है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे बाह्य ग्रह नहीं है। याद रखिएगा, ये जो मंगल होता है ये आंतरिक ग्रह में आता है। आपका ऑप्शन नंबर ए ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर सवाल है
कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन है, ये शुक्र है। ये आपका देखिएगा यहाँ पे TRA 2 के अंतर्गत में साथियों ये सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया था, ठीक है, आप लोग भूलिएगा नहीं। अगला सवाल है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक होता है, ठीक है। और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास देखें ना, तो विषुवतीय व्यास जो होता है 12,756 किलोमीटर होता है, ठीक है। वही पृथ्वी का अगर हम ध्रुवीय व्यास देखें तो इसका जो होता है 12,714 किलोमीटर यहाँ पे इसका व्यास होता है। अगर ये दोनों में से घटा दे तो यहाँ पे क्या आता है, 42 किलोमीटर आता है। तब मतलब ये जो है ना ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास ये एक राउंड फिगर में दिया गया है, इससे ज़्यादा ही आता है। तो इससे कभी कभी अगल बगल ऑप्शंस भी दे देता है, कभी आपको दे देगा यहाँ पे 42 किलोमीटर, कभी 41 किलोमीटर, कभी 43 किलोमीटर। तो इसका नियर अबाउट जो भी ऑप्शंस रहते हैं उसको आपको टिक करने होते हैं। तो यहाँ पे 43 किलोमीटर ऑप्शन में दिया गया है, तो ये इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो जो यहाँ पे ग्लोब पर 1 डिग्री में जो खींचा गया अक्षांश होता है 179 डिग्री, यहाँ पे 179 होता है, 180 नहीं कीजिएगा कि लास्ट में जाके 2 को जो रेखा होती है वो सेम टाइम पे मिल जाती है, इसलिए जो टोटल होगा यहाँ पे 179, ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा यहाँ पे शीत कटिबंध में आता है। ऑप्शन है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को। तो ये तो बिल्कुल है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में ग्लोब आप जाइएगा तो 66.5 डिग्री के ऊपर में जो यहाँ पे जो क्षेत्र होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ये शीत कटिबंध में ही आता है। तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे राइट दिया गया है, ठीक है। वही अगर के फिर दूसरा ऑप्शन में देखिएगा कि 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको शीत कटिबंध साथियों नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा, उसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। कौन सा कटिबंध, यहाँ पे लिख देते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध इसको बोलते हैं। बाकी दक्षिणी ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में स्थित ये तो शीत कटिबंध में आता ही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ये दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है 114 नंबर सवाल। ये जो दोनों तीनों मैं सवाल बताया ये क्लास 6 का अगर के NCERT का ज्योग्राफी पढ़िएगा ना, या जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ देखिएगा ये सारा चीज़ उसमें दिया गया है। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर में 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय रहेगा। साथियों क्लास 5 का जब क्लास ले रहा था वहाँ पे तो समय का निर्धारण करने हम आपको बताया था कि कौन सा देश में कितना यहाँ पे समय होगा, वो किस तरीक़ा से यहाँ पे निर्धारण होता है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसा कि पता होगा जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी कि 360 डिग्री को यहाँ पे 24 घंटा में यहाँ पे घूम लेता है। 24 का कितना हुआ, 12 दूनी की 24 और 12 तिया 36, तो अब दूसरे यहाँ 15 डिग्री, यानी कि उसको 1 घंटे में घूमने में कितना समय लगता है, 15 डिग्री का समय लगता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 30 डिग्री पूर्व में स्थित है, यानी कि यहाँ पे 2 घंटे का समय, ठीक है। यानी कि ये 2 घंटा हमको ऐड करना है। अब देखिए कोई भी देश अगर ग्रीनविच से जो यहाँ पे पूरब में स्थित है उसका जो समय होगा वो यहाँ पे ग्रीनविच से बढ़ेगा, ठीक है, जितना भी डिग्री पर होगा। और ग्रीनविच से जो यहाँ पे वेस्ट में स्थित है उसका समय यहाँ पे घटेगा, आप लोग याद रखिएगा। तो 30 डिग्री यहाँ पे करके ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, आपसे पूछ रहा है कि 30 डिग्री पूरब में स्थित है, तो पूरब में इधर स्थित है, 2 घंटा इसमें और जोड़ दीजिए, 12 और 2 14, यानी कि 2 बजेगा यहाँ पे दोपहर का, ये 2 बजेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो ये सवाल आप यहाँ पे ऑप्शन में ये दिया गया है, तो यहाँ पे ये राइट उत्तर होगा। भारत का भी स्थिति पूरब में है 82.5 डिग्री, इसीलिए जो भारत का समय होता है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप कि इतना समझ गए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो जैसे ही आपसे यहाँ पे आइएगा तो आपसे पूछ रहा है, क्या सवाल है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं कि निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। तो यहाँ पे जो सबसे लंबी पर्वतीय सीमा वाला जो देश है ना वो याद रखिए कौन सा है, चिली और अर्जेंटीना है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट उत्तर होगा, ठीक है। ये जो दोनों देश है वो दक्षिणी अमेरिका का देश है। कौन सा, दक्षिणी अमेरिका, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे यहाँ पे 106 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि देश और क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा यहाँ पे जोड़ा सुमेलित नहीं है। जो यूरेनियम है फ्रांस में है, ठीक है। मकाऊ जो है चेन्नई,
दोस्तों ये जो मकाऊ शहर है, मकाऊ शहर पर चीन का यहाँ पे प्रशासनिक केवल अधिकार है, वो वहाँ पे उससे संबंधित क्षेत्र नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर होगा। ठीक, अगला सवाल देखिएगा तो हेडमास्टर में ये सवाल पूछा गया है 107 नंबर क्वेश्चन की, हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था। तो याद रखिएगा जो प्रथम हिमालय का यहाँ पे उद्गार हुआ था ना, वो मेसोजोइक यहाँ पे सेनेजोइक युग में हुआ था। ठीक है, सेनेजोइक यहाँ पे लिख देते हैं, सेनेजोइक युग में होता है। और सेनेजोइक युग को ही और भी अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। तो सेनेजोइक युग में ही एक आता है इयोसिन युग। ठीक है, कौन सा? इयोसिन युग। तो इयोसिन युग में ही सबसे पहला बार यहाँ पे क्या हुआ था, इसका उत्थान हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी पूछ देता है कि जो यहाँ पे मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय का जो यहाँ पे उद्गार हुआ है वो कब हुआ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो मध्य हिमालय का उद्गार हुआ है ना, वो जो उद्गार हुआ है वो हुआ है मायोसिन कल्प में। किसमें? मायोसिन। ये सब कुछ कल्प अगर के जब आप 11th क्लास का वहाँ पे एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़िएगा तो वहाँ सब कुछ दिया गया है। ये हुआ है मायोसिन कल्प में। और एक और आता है, कभी कभी पूछ देता है कि शिवालिक का जो यहाँ पे जो शिवालिक का क्षेत्र है उसका यहाँ पे कब मतलब वो बना है, किस युग में बना है। तो उसके लिए आप लोग याद रखिएगा प्लायोसिन युग में। कौन सा युग में? प्लायोसिन। 2-3 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा। प्लायोसिन युग में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है 108वां नंबर क्वेश्चन की, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग कौन सा है। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय का पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये गोंडवाना लैंड का भाग था, आप लोग याद रखिएगा। और गोंडवाना लैंड भी पैंजिया का भाग था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा 109 नंबर क्वेश्चन की, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो जो ये सहारा रेगिस्तान है ये दक्षिण अफ्रीका का गर्म रेगिस्तान है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इस रेगिस्तान से अफ्रीका का 31% भाग यहाँ पे घिरा हुआ है। ठीक, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल बढ़ते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, जो आपसे पूछ रहा है कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। तो जो पर्वत पर जो चट्टानी सतह मिलती है उसको बोलते हैं फेल्सेनमीर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है ये राइट उत्तर होगा। ये देखिएगा तो TRA 3 के अंतर्गत में जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। ये सारे सवाल आपको रट्टा मार लेना है, कम से कम 2 से 3 बार इसको वीडियोस को देखना है। एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए साथियों, क्योंकि TRA 4 का जो आपका एग्जाम्स होगा इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन चांसेज है कि वहाँ पे रिपीट कर दे BPSC, इसीलिए आप लोग इसको सब अच्छे से याद रखिएगा। 111 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या है कि भूटान के सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सा है। तो जो यहाँ पे देखिएगा ना, भूटान का जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कुला कांगारी, ऑप्शन नंबर ए ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 112 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या है कि निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी होता है। सबसे जो गंभीर जो भूकंप होता है वो भ्रंश मूलक भूकंप होता है। ये जो भूकंप उत्पन्न होते हैं साथियों, ये प्लेट को जो होते हैं, प्लेट को टकराने से ये उत्पन्न होते हैं, इसीलिए टेक्टोनिक प्लेट जब टकराती है तो ये भूकंप उत्पन्न होती है और ये सबसे विनाशकारी भूकंप कहा जाता है, इसीलिए। ठीक है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 113 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। पहला आता है यहाँ पे बैरोमीटर, मैनोमीटर या सीस्मोग्राफ। तो यहाँ पे भूकंप की तीव्रता मापने की बात कर रहा है, तो ये जो किया जाता है सीस्मोग्राफ से किया जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से। ठीक है, वही अगर आता है मैनोमीटर, मैनोमीटर गैसों की दाब को मापा जाता है। ठीक है, खास करके पाइप्स वगैरह में यहाँ पे जो दाब उत्पन्न होता है ना, उसको मापने के लिए यहाँ पे मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों चीज़ आप लोग इसको याद रखिएगा। 114 नंबर सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि टफ किससे संबंधित है। ये जो साथियों टफ जो होते हैं ना, टफ होते हैं, ये वायु ज्वालामुखी राख होते हैं। ज्वालामुखी राख के बाद जो यहाँ पे पत्थर के निर्माण होता है राख से, उसको यहाँ पे टफ बोलते हैं। कभी कभी इसको टूफा भी बोला जाता है। क्या? टूफा। टोपा मत समझ लीजिएगा, ये है टूफा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 115 नंबर सवाल। 115 नंबर सवाल जैसे कि देख सकते हैं दिया गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सही है। तो क्या दिया गया है कि यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील है? नहीं,
कैस्पियन सागर झील है सबसे बड़ा यहाँ पे झील, ये नहीं है, याद रखिएगा। और एक जो झील है वान झील तुर्की का, वो सबसे खारा पानी का झील है। ये यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर है। बाकी यहाँ पे देखिएगा दोनों देश के मध्य इतना, तो ये कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, 116 नंबर सवाल में जैसे ही हम आते हैं, 116 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो अमेजन नदी का जो यहाँ पे हिस्सा है ना, वो है वेनेजुएला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पे याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, ये जो अमेजन नदी है साथियों, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी है। कौन सा दूसरा सबसे बड़ा नदी? पहला नदी, लंबी नदी जो कौन है, वो नील नदी है। उसके बाद में जो ये नदी है, ये अमेजन नदी है। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका की नदी है, जो कि एंडीज पर्वत से निकलती है। कहाँ से? एंडीज पर्वत, ये याद रखिएगा, एंडीज पर्वत से ये निकलता है। ठीक है, अब बहुत सारे देश से होते हुए गुजरता है। कुछ देश आप लोग याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे ब्राज़ील हो गए, ब्राज़ील हो गए, ठीक है, ब्राज़ील हो गए, वेनेजुएला हो गए। इस देश से होते हुए ये जाकर यहाँ पे जो है अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक। ये दोनों ये अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है 117 नंबर क्वेश्चन की वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है। तो जो यहाँ पे वायुमंडल का जो परत है ना, वो मध्यमंडल जो है उसका तापमान सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये राइट उत्तर होगा। 118 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शीतकाल के उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है। तो जो इसका उत्पत्ति स्थल है ना, ये पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। जैसे कि देख सकते हैं TRE 3 के अंतर्गत में, सॉरी TRE 2 के अंतर्गत में ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो जाकर वहाँ से इसको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखिए सुमिलित करने के लिए दे रहा है। क्या दे रहा है यहाँ पे? कुछ दे रहा है फोन, चिनूक, मिस्ट्रल या घाटी हवा। तो इसको आपको मिलाना है। तो ठीक है, तो मिलाते हैं। चलिए देखते हैं। जो ये फोन है ना, ये फोन एक गर्म स्थानीय हवा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ये हो जाएगा इसका। ठीक है, और जो चिनूक है साथियों, जो चिनूक बोलते हैं बर्फ खाने वाली हवा को बोलते हैं, तो इसको आइएगा तो यहाँ पे ये 3 नंबर में जाएगा। मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल एक ठंडी स्थानीय हवा है, तो यहाँ पे देखिएगा तो मिस्ट्रल में और 2 में जाएगा ये। और घाटी हवा जो है, ये यहाँ पे दिल्ली का हवा है। और इस तरीक़ा से यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे 120 नंबर क्वेश्चन है कि गरजने वाली चालीसा, कद्र 50, चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं। तो ये जो चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे 121 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बार बार यहाँ पे पूछा जाता है कि छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो उस टाइप के घास के मैदान को सवाना बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ये राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो जो सवाना घास की मैदानें होती हैं, ये दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका खास करके ऑप्शंस में यहाँ पे देता है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, आप इसको भी याद रखिएगा, दोनों में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा 122 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जियोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है। तो ये जो चैपरेल है ना साथियों, ये भूमध्य सागरीय झाड़ी वन है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। जैसे कि ये TRE 3 के अंतर्गत में ये सवाल यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, जो चैपरल है ना, ये जो ये शब्द है, ये USA का शब्द है, अमेरिका में इसको बोला जाता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। 123 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक कौन सा है। तो जो प्रपट्टी पर जो यहाँ पे पाए जाते हैं, वो सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये एक आसान सवाल आपको यहाँ पे TRE 2 के अंतर्गत में देखने को मिला था। अगला सवाल आता है 124 नंबर क्वेश्चन की ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। गैर परंपरागत को ही नवीकरणीय भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? नवीकरणीय। यहाँ पे लिख देते हैं। नवीकरणीय के मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। नवीकरणीय जो होता है ना, वो रिन्यूएबल होता है, बार बार उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि भूतापीय ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, इसलिए गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं ऊर्जा के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये राइट उत्तर होगा। ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ पे हुआ था। तो ये जो हुआ था ना, ये अफ्रीका के रिफ्ट घाटी में माना जाता है। और जैसे कि पता होगा साथियों, जो मनुष्य बना हुआ है, ये
बंदर का ही आगे चल के मॉडिफाइड रूप मनुष्य हम लोग हो गए हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है ना कौन से बानर के जिन्स से उत्पन्न यहाँ पे मानव जाति हुआ है, आप लोग को याद होना चाहिए, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। लोपिथेकस, ठीक है, ये जो बानर है इसी के बानर का यहाँ पे उत्पत्ति आज दुनिया में राज कर रहा है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये इसका यहाँ पे राइट होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि अनअधिवासी बस्तियां किस नाम से जाना जाती है, उसको बोलते हैं अनौपचारिक बस्तियां। अगला सवाल है 127 नंबर सवाल कि भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है या किस देश में स्थित है। साथियों, जो यहाँ पे सीटवे बंदरगाह है ये म्यांमार के अंतर्गत में। अभी फिलहाल में पता होगा, अगर के आपको नॉर्थ ईस्ट राज्य में जाना होगा, भारत के नॉर्थ ईस्ट में जाना होगा, तो वहाँ पे लगभग जो एरिया है आपको बांग्लादेश से होते हुए जाना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए कि ये रास्ता खोजा गया है सीटवे बंदरगाह कि आपको बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और उसको दूर होते हुए समुद्र से होते हुए म्यांमार की तरफ आप लोग निकल जाइएगा। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे 128 नंबर सवाल की पूछ रहा है इसमें कि सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा, पूछ रहा है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर, तो ये तो यहाँ पे राइट में है। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर, ये भी यहाँ पे राइट में है। ठीक है, ये भी यहाँ पे राइट में है। अगला देखिएगा, अटाला सुरंग जो जोड़ती है लेह से मनाली को जोड़ती है, ये भी सही है। यहाँ पे पूछ रहे दिया गया है जोजिला सुरंग जो कि निर्माणाधीन है अभी, कारगिल को लेह से नहीं, ये कारगिल को नहीं साथियों, ये श्रीनगर को यहाँ से लेह से जोड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो सवाल दिए, ये यहाँ ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 129 नंबर सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 129 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि, जिसको झूम कृषि भी बोलते हैं, का स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है। आप लोग कुछ झूम कृषि का यहाँ पे हम नाम याद लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। झूम कृषि को अलग अलग देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे एक आता है लदांग, जैसे कि बहुत बार ये सब एनसीईआरटी में दिया है आपको 12th क्लास में। लदांग जो है साथियों, झूम कृषि को मलेशिया में बोला जाता है। मलेशिया में, यानी कि जो ऐसे कि मैंने बताया, जो मलेशिया देश है वहाँ पे झूम कृषि बोलना होगा तो वो लदांग बोलेगा। उसी तरह एक आता है चेन्ना। कौन सा? चेन्ना। चेन्ना कहाँ का नाम है? तो वो जो नाम है याद रखिएगा श्रीलंका का नाम है, श्रीलंका, ये श्रीलंका का नाम है। अब एक आता है यहाँ पे मिल्पा। मिल्पा साथियों जो यहाँ पे नाम है झूम कृषि का, ये जो नाम है वो मैक्सिको देश में बोला जाता है, मैक्सिको। ठीक है, तो ये जो सारा चीज़ हम आपको नाम बताएं आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा चेन्ना बांग्लादेश का नहीं, ये आपको हम बताएं कि ये जो है चेन्ना कहाँ का है? श्रीलंका का है। मिल्पा जो बताएं मैक्सिको का है। लदांग मलेशिया, तो बिल्कुल यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब एक और दो और याद रख लीजिए। तमराई एक होता है, तमराई भी बहुत बार यहाँ पे कंपटीशन में पूछा गया है। तमराई जो है वो कौन सा देश में बोला जाता है? तो ये थाईलैंड का है ये। ठीक है, थाईलैंड। ये सब चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और याद रखिएगा, तुंगया। तुंगया तुंगया किस देश में स्थानांतरित कृषि का नाम है? तो ये नाम है म्यांमार में, म्यांमार। तो ये जो मैंने आपको 4-5 यहाँ पे बताएं, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार ये पूछ दे। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा 130 नंबर क्वेश्चन की भ्रंश स्कार्प होता है। तो जो भ्रंश स्कार्प होता है ना, ये विवर्तनिक विस्थापन के द्वारा यहाँ पे बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ये बीपीएससी TRA 3 में ये सवाल आपसे जो कैंसिल हुआ पेपर उसमें पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 131 नंबर क्वेश्चन जो कि आज इस सेशन का सबसे अंतिमवा सवाल है। पूछ रहा है यहाँ पे कि मरुदभिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। तो ये जो हो जीरोफाइट इसको बोलते हैं साथियों, XEROPHYT। ठीक है, यहाँ पे जो जीरोफाइट होते हैं ये मरुस्थलीय वन होते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय वन में किस तरीका के पौधा पाए जाते हैं? तो कंटीला पौधा यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, कंटीला पौधा, खास करके जो नागफनी का पौधा होता है ना,
वहाँ पे ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये इसका राइट उत्तर होगा, जो कि TRA 3 के अंतर्गत में जो कैंसिल हुआ था पेपर, उसमें ये पूछा गया था। तो आज का साथियों जो सेशन था यहाँ पे होता है समाप्त। कैसा लगा वीडियो आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, आपको INM के ऊपर में चाहिए या साइंस के ऊपर में चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर के वीडियोस को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगर के यहाँ तक वीडियो आप देखते हुए आ गए ना, समझिएगा बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं, आपका नौकरी होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, SS क्लासेस साथ में। बाय बाय।